अब अप्सरा रोड है, वहाँ पर भी पहली बिल्डिंग जब कमर्शलाइज हुई तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने रोका? आज तो पूरा वो मार्केट बन गई है, वहाँ जाइए ना, वहाँ क्यों नहीं तोड़ते? मैं कहता हूँ वो भी मगरमच्छ है, पकड़ो ना उन मगरमच्छों को, बताइए तोड़ के बताइए एक भी। उधर क्यों नहीं? रोड पे जो भी दुकानें बनी है सब इलीगल है, सब इलीगल है। वो उधर कमर्शियल का वो है ही नहीं है, तो वो कैसे उन्होंने परमिशन दे दी? रेजिडेंशियल है। हाँ, सब रेजिडेंशियल है वो, तो वो कमर्शियल कैसे कर दिया उन्होंने? और जहाँ बात है ना, आऊँ दिखी लें कुछ दिखा, और एक और टोल प्लाजा वहाँ पर आ रहा है, तो जाकि एज पर रूल वहाँ टोल प्लाजा आ ही नहीं सकता। तो ये तो कुछ नहीं है, कहते हैं ना अंधी पीसे कुत्ता चाटे, यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है सिस्टम। तो राजेश जी, आप तो उतना भी नहीं करते हैं जितना रविंद्र रैना जी, कम से कम आश्वासन तो दे करके आते हैं, झूठे ही सही एक तसल्ली तो दे के आते हैं। आपने तो उतना भी नहीं किया कहीं मैं पे। तो चलो वहाँ जाके आश्वासन मुझे देने नहीं आते हैं, मैं आपके थ्रू मेरा काम होता है सरकार तक अपना संदेश पहुँचाना, लोगों की बात पहुँचानी। तो वो चाहे तो आपके माध्यम से पहुँचे, जब वहाँ पर प्रदर्शन करके मुझे वो शो ऑफ नहीं आता कि वहाँ जाके मैं फ़ोटोएँ खिंचाऊँ, अखबारों में आऊँ। वो जो चेयरमैन है वो पद के ही चेयरमैन है, वहाँ बंदे तो कोई रहे नहीं, ना ऑफिस है ना कुछ है। और जो फ़िल्टर में से वो होके आए थे, वो फ़िल्टर फट गया था, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्र है मैं इधर कैद था और मैं उसी फ़िल्टर के दूर जो फट गया था वापस आ गया और आज़ाद हो गया इस गंदी पार्टी से, जिसको मैंने कहा था ये नेस्ते नबूत हो जाएगी। और मेरी बद दुआएँ, इसको मैं कभी किसी को बद दुआएँ नहीं देता, लेकिन उसको मैंने दिल से बद दुआएँ दी थी, क्योंकि उन्होंने इंसान की कदर नहीं की। जिसको नहीं, आम आदमी पार्टी को। हर्षदेव तो मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने मेरे बड्डी हैं, वो 40 साल पुराने मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे तो मुझे कोई रंजिश नहीं है। वो मेरा तो वो भी है ना, पार्टी में है, पार्टी तो वो चला रहे हैं, हमें उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। पार्टी तो लोगों से ही होती है ना। तो पार्टी मैं नाम को गाली, मतलब वो हर्षदेव नाम जी को को बदवा नहीं, दे रहे मैं पार्टी को बददुआएं दे, पार्टी नाम को, आम आदमी पार्टी, हाँ, ना कि उसमें काम करने वाले ना लोगों ना को। किसी शख्स को किसी नहीं। से कोई दिक्कत हाँ, नहीं। केजरीवाल को दूंगा, केजरीवाल को, हाँ केजरीवाल को पर्सनली, यस, अरविंद केजरीवाल उसका नाम लेके उसको साफ कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एनडीपीआई स्टेट अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू डैंग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। राजेश जी, एक दिन था आप आम आदमी पार्टी के गुण गाया करते थे, एक दिन वो भी आया जब आप केजरीवाल का पुतला फूंक रहे थे। ये क्या हो गया? ये समय का चक्कर है। आप महाभारत सीरियल देखा होगा, स्टार्ट होता था तो वो कहता था मैं समय हूँ, वो चक्कर घूमता था। तो लाइफ इट सेल्फ इज़ ए चक्कर, तो ये चक्कर बहुत चला, तो फिर दोबारा मैं अपनी जगह वापस आ गया। मेरे से वो गलती हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त केजरीवाल के लुभावनी बातों में आ गया। मैंने सोचा शायद जो इनकी पॉलिसी है शायद हमारे जम्मू के लोगों का भला करेगी, तो मैंने वो पॉलिसी अडॉप्ट की। केजरीवाल ने ज्वाइन कराया था आपको? नहीं, ज्वाइन तो केजरीवाल ने नहीं कराया था, लेकिन उसकी पॉलिसी को देख के मुझे, अब याद नहीं किसने करवाया था, वहाँ पर काफ़ी लीडर थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया था। केजरीवाल की पॉलिसी तो अभी भी अच्छी है, दिल्ली में देखो आप। हमें तो नहीं दिखी है, दिल्ली में रोज़ हाहाकार मचा होता है। उसके तो आप ही गुणगान गाया करते थे। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हुई, मैं जल्दबाजी कर गया। मुझे पहले अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लेना चाहिए था अंदर क्या है। बाहर से तो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वो वैसा हाथी है। इसके जो बाहर के दांत हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं, अंदर ये भेड़िया है, लकड़ बग्गा है, कुछ भी कह लो, ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है अंदर से। और इतना शातिर है कि मतलब इसके अंदर पहली बात तो अगर आम आदमी होता तो प्राउड होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। इतना ज़्यादा इसमें घमंड आ गया है कि अपने वर्कर्स तक को मिलता ही नहीं। मतलब जिनकी वजह से ये बना,
भाई आपने कहा था ये आम आदमी की पार्टी है, पहले तू खुद जाके वहाँ भीड़ में लोगों को कहता था मुझे आके थप्पड़ मारो, आज कोई मार के दिखाए ना इसको थप्पड़। पहले सिंपथी लेने के लिए खुद अपने आप को थप्पड़ मरवाना, अपने ऊपर स्याही फेंकवानी, ये तो बड़ी चीप पब्लिसिटी के स्टंट होते थे। लेकिन हमारे लोग, जनता ही बेचारी बोली वाली है, ये पैंतरे समझती नहीं, तो उसमें मैं भी उसमें फंस गया था। लेकिन जब मैं बीच में गया तो मैंने सारा अच्छी तरह से समझा, परखा, और ऐसा नहीं, मैंने पार्टी को अपना 100% दिया। ये पार्टी उस वक्त ज़ीरो थी जिस दिन मैं 8 अगस्त 2021 में मैं वहाँ ज्वाइन की थी, और उसके बाद का आप खुद ग्राफ देखिए, ऑन रिकॉर्ड है कि राजेश गुप्ता ने पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर तक ले गया। और इतने बार मैंने धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ, क्या क्या नहीं, इनको तो एक कमरे में बैठे रहते थे, मैं इनको निकाला बाहर, इनको सिखाया। मैंने कहा ऐसे नहीं पार्टियाँ चलती हैं, अंदर गप्पे मारने के, बाहर निकलो, कोई प्रदर्शन करो, लोगों के मसले उठाओ, तब जाके आपको रिकग्नाइज होगे, पता चलेगा। मैंने तो इनको राजनीति सिखाई, यहाँ के सब डफ्फर लोग थे। आपके सिखाए हुए आज हज़ारों की संख्या में भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हैं, देखते हैं आप? कहाँ हज़ारों के रखे, अगर एक दिन भी 1000 बंदा इकट्ठा कर दे, मैं उसी दिन अपनी सियासत छोड़ के संन्यास ले लूँगा। क्या बात करते हो आप, 100-150 बंदे को आप 1000 कहते हो? आपके प्रोटेस्ट में कितने लोग होते हैं? आपने कितने प्रोटेस्ट किए आज तक? मैंने ये तो कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी बिल्कुल नई पार्टी है, अभी चल रही है। हमारे पास इनकी तरह चाइना से या कनाडा से पैसे नहीं आते हैं, हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करके छोटा मोटा जो करते हैं वो चला रहे हैं। अभी कसर तो आपने भी कोई नहीं छोड़ी, जम्मू कश्मीर की या नेशनल पार्टी कोई शायद होगी जो आपने ज्वाइन ना की हो, देखने सुनने फिर एनडीपीआई में आगे? नहीं, कसर इसलिए, देखो मैं आज तक हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि मुझे राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सिर्फ जम्मू को ना जम्मू की बेटरमेंट के लिए जाता हूँ। फिर जब मैं देखता हूँ कि यार यहाँ तो डाक के 3 पात वही, सिर्फ पार्टियों के नाम चेंज होते हैं, बंदे वही होते हैं, उनका सिस्टम वही होता है। इसलिए ये जो नई पार्टी थी बिल्कुल फ्रेश, जिसका मैं पहला भी अध्यक्ष था, अब उन्होंने मुझे एक उनकी बात है, उनकी पीठ सुन रही है हमारे नेशनल अध्यक्ष की, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था। और मैं जब गया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे बाहों में लिया और इतना मतलब उठाया, प्यार दिया उल्टा, और बड़ा वार्म वेलकम किया कि आप वापस घर आ गए। राजेश जी, जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी के बाद लोग सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी भी कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन आप कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन आप नहीं मिले कहीं। मैंने अपने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा है और मैंने वो क्षमा मांगी है। हमारे कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए थे कि हमें, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक आ गया था, तो हमें उनको लेके दिल्ली जाना पड़ा, तो हम उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए थे। अब देखो दुनियादारी भी निभानी पड़ती है, किसी की जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो पहले हमने प्रायोरिटी उनकी जान को दी, फिर उनको स्टंट वगैरह पड़े, तो अब वो थोड़ा बेटर हुए हैं, तो हम बाहर निकले हैं। अब जल्दी आप देखेंगे हमें, उसी प्रकार हम धरना प्रदर्शन करते आपको दिखाई देंगे। ये जो सरकार ने फैसला लिया है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने का, जो 9 जनवरी के बाद से चल रही है, बिल्डोज़र जो हैं वो दिख रहे हैं, तोड़ फोड़ जो है वो जारी है, कैसे देखते हैं, कैसा निर्णय है ये? देखिए, ये जो निर्णय है वो गवर्नमेंट के हिसाब से तो ठीक होगा, लेकिन उसमें कुछ कोताहियाँ हैं, उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं। आपको पहले नोटिस सर्व करना चाहिए था या अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। वही तो कर रहे हैं। पहले कहाँ किया इन्होंने नोटिस सर्व? तो मैं बोल क्या रहा हूँ, 9 जनवरी को ऑर्डर निकला, 9 जनवरी को बिल्डोज़र लेके तोड़ फोड़ नहीं करने के, 9 जनवरी को ऑर्डर निकला था। अब देखिए, आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है, आप घर में सामान पैक करना है, आपको बड़ी जल्दी दिल्ली जाना है,
तो उसके लिए भी आपका 1 घंटा लगेगा सारी तैयारी करते, सिर्फ एक अपना सूटकेस बंद करने के लिए। तो नोटिस सर्व किए जा रहे हैं ना सर, हफ्ते हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है ना। हफ्ते में क्या होता है, हफ्ते जहाँ इतने सालों से, मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस वक्त वो कहाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन देन, जब ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई थी? क्या ये रातों रात बन गई, या बाहर जैसे मैंने देखा न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जैसे हम कार लेने जाते हैं वहाँ घर देने जाते हैं, घरों के ऐसे लाइनें लगी होती हैं, हाँ जी ये घर हमने लिया, पसंद किया, ख़रीदा, उसको ट्रेलर पे लेके आके अपनी ज़मीन पे फिक्स कर दिया। ऐसा तो उन्होंने फिक्स नहीं किया ना। जो 2-2 मंजिलें शोरूम इन्होंने तोड़े, इनको पहले उनको बुक करना चाहिए जो उस वक्त ऑफिसर से, उन्होंने कैसे नक्शे पास किए, कैसे इनको इजाज़त दी। अभी तक जितने भी इलीगल कॉलोनीज़ यहाँ बनी वो कैसे खड़ी हो गई, रातों रात खड़ी हो गई। पहले उनको बुक करो और उनको जेल के पीछे भेजो और उनको पूरा उनका इंक्वायरी बैठाओ उनके ऊपर। ऐसा थोड़ा है कि हमारे जो लोग हैं इन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से ये बनाया है। ठीक है, मैं मानता हूँ इन्होंने गवर्नमेंट लैंड एनक्रोच की है, वो भी गलत था, लेकिन जब की उधर बनाई बिल्डिंग तब ये कहाँ सोए हुए थे? तब कोई इनका एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर या वहाँ पर खिलाफ वर्जी ऑफिसर सब माल इकट्ठा कर रहे थे और कहाँ पहुँचा रहे थे माल ऊपर? ये सोचने की बात है और इस पर संज्ञान लेने की बात है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आपके हिसाब से क्या मतलब जो ये ऑर्डर निकाला गया ये निकलना ही नहीं चाहिए था, ये कार्रवाई होना चाहिए था? क्यों नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जो मगरमच्छ, लेकिन अब उनको कम से कम टाइम तो दो, थोड़ा बहुत जो अपना सामान है वहाँ पर जो है वो, क्योंकि बिल्डिंग तो जानी जानी है। किसको टाइम देना है? मगरमच्छों को। मगरमच्छों ने तो अपने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किए ना, उन्होंने नक्शे पास किए हुए हैं, सब कुछ। वही तो कह रहा हूँ, इन मगरमच्छों के साथ उन बड़े जो घड़ियाल हैं उनको भी तो बुक कीजिए। अब आपने तो अपना काम कर दिया तो उनको क्यों स्पेयर किया है? क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने रातों रात तो बनाया नहीं, मगरमच्छों ने भी। मैं मगरमच्छों के हक़ में नहीं हूँ, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बार बार कि ये बने कैसे? अगर आज उस वक्त ये काम हुआ होता तो आज ये नेशनल वेस्टेज ही है ना, नेशनल वेस्टेज हुई ना, करोड़ों रुपए का पैसा हो गया, मिट्टी के बीच में चला गया, उसके नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, सभी का। तो ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? अब अप्सरा रोड है, वहाँ पर भी पहली बिल्डिंग जब कमर्शलाइज हुई तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने रोका? आज तो पूरा वो मार्केट बन गई है, वहाँ जाइए ना, वहाँ क्यों नहीं तोड़ते? मैं कहता हूँ वो भी मगरमच्छ है, पकड़ो ना उन मगरमच्छों को, बताइए, तोड़ के बताइए एक भी। उधर क्यों नहीं? रोड पे जो भी दुकानें बनी है सब इलीगल है, सब इलीगल है। वो उधर कमर्शियल का वो है ही नहीं है, तो वो कैसे उन्होंने परमिशन दे दी? रेजिडेंशियल है। हाँ, सब रेजिडेंशियल है वो, तो वो कमर्शियल कैसे कर दिया उन्होंने? और जहाँ बात आई नई बस्ती की, नई बस्ती के लिए तो मैं कहूँगा कि वो सब गरीब लोग हैं और कब से 60-70 साल से वो बस्ती वहाँ बसी हुई है। वो बेचारे तकरीबन दुकानदार, फड़ी वाले, मजदूर लोग हैं, तो कम से कम उनको तो छोड़ दीजिए। अगर उनको अगर नहीं छोड़ना, वो भी बस्ती हटानी है, तो पहले हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है रोटी, कपड़ा और मकान। पहले उनको उसके बदले में कहीं बसा दो ना, उनको उसके इक्वल मकान देना आपका हक है ना उनको, तो वो दो ना उनको पहले। आप चाहते हैं कि नई बस्ती वालों को ना छेड़ा जाए, अफसरा रोड वालों को तोड़ दिया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया जाए? वो तो गवर्नमेंट का फैसला है, उन्होंने क्या कहा। मैं एक आपको एग्जाम्पल वहाँ पे आपको आपने मगरमच्छों की बात की ना, मैंने कहा वो भी तो मगरमच्छ हैं, उनको क्यों बख्शा जा रहा है? रोड वाले सारे नेचुरली जब वो है ही रेजिडेंशियल एरिया तो वहाँ पर कमर्शियल कैसे? वहाँ तो सारा वो हो गया बर्बाद, वहाँ निकलना मुश्किल हो गया, वो ट्रैफिक इतनी जैम वहाँ लगते हैं, तो ये कोई नहीं देखता। नई बस्ती में जब नोटिस गए, 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहाँ पे पहुँचे, यहाँ तक कि रविंदर रैना जी जो कल तक ये कह रहे थे कि कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है, वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये नोटिस लेकर के मैं एलजी साहब से मुलाकात करूँगा
और यहाँ पे बिल्डोज़र चलने से पहले मेरी जान जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे बिल्डोज़र चलेगा। तो कैसे देखते हैं इस सब को, मतलब नई बस्ती को ही ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? देखो, जहाँ तक रविंदर रैना जी की बात है, उनके ऊपर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। वो महा झूठे आदमी हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो झूठे भाषण, झूठे आश्वासन वो देते हैं। हमारे जो यंगस्टर्स धरने प्रदर्शनों में बैठे हैं, चाहे वो रहबे खेल वाले हों, या कल यहाँ डोगरा चौक में वो लेडीज़ बैठी हुई थी, उनको संवेदना देने आए थे, तो वो सब एक आई वॉश था, मगरमच्छ के आंसू, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। जब हमारे पास टोल प्लाजा लिया जाता था तो आऊँ है ना, आऊँ दिखी लें, कुछ दिखा, और एक और टोल प्लाजा वहाँ पर आ रहा है, तो जाकि एज़ पर रूल वहाँ टोल प्लाजा आ ही नहीं सकता। तो ये तो कुछ नहीं है, कहते हैं ना, अंधी पीसे कुत्ता चाटे। यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है सिस्टम। तो राजेश जी, आप तो उतना भी नहीं करते हैं जितना रविंदर रैना जी। कम से कम आश्वासन तो दे करके आते हैं, झूठे ही सही, एक तसल्ली तो दे के आते हैं। आपने तो उतना भी नहीं किया कहीं पे। मैं तो चलो वहाँ जाके आश्वासन मुझे देने नहीं आते हैं। मैं आपके थ्रू, मेरा काम होता है सरकार तक अपना संदेश पहुँचाना, लोगों की बात पहुँचानी। तो वो चाहे तो आपके माध्यम से पहुँचे, जब वहाँ पर प्रदर्शन करके मुझे वो शो ऑफ नहीं आता कि वहाँ जाके मैं फ़ोटोएं खिंचाऊँ, अखबारों में आऊँ लोगों को। यह भी तो एक माध्यम है, एक इंटरव्यू भी माध्यम है। ये भी तो मैं आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को, श्री मनोज सिन्हा साहब को ये मैसेज दे रहा हूँ कि इस चीज़ का संज्ञान रहे। हाँ, एक बात और, मनोज सिन्हा साहब, आप तो एक राजनीतिज्ञ हैं और आज आप एलजी बन गए हैं, लेकिन आपके दिल में तो वही एक राजनीति वाले बंदे की दिल धड़क रहा है। आपने एक ग्रास रूट लेवल देखा है कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे उभरते हैं, कैसे उनकी जीविका चलती है। तो ये आप क्यों नहीं इस चीज़ का संज्ञान लेते? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मैं जब मिला था तब से मेरे अंदर मेरे मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा रिगार्ड बढ़ गए, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ आदमी मुझे लगे और बहुत ही आप अच्छे इंसान हैं, रहम दिल। तो यहाँ पर इतना जिया उल हक बनने वाली क्या बात है? आपको डिक्टेटर मत बनिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसमें तरस की कोई जगह नहीं होती, लेकिन इतना भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि तरस नहीं करें आप। गरीबों के ऊपर भी, हमने भी भगवान के आगे, अल्लाह के आगे जान तो तर्स कर रहे हैं ना, गरीबों को तो कुछ छेड़ ही नहीं रहा है ना। नहीं, जब पहले उन्होंने छेड़ने की कोशिश की थी तो कल भी हमने आपके वीडियो में देखा किस प्रकार एक साधु व्यक्ति था कोई, वो ऐसे रो रहा था बेचारा, गालियाँ निकाल, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बच्चों को कैसे पालूँगा, कहाँ रखूँगा। तो ये चीज़ें, जिसके पास एक सर ढकने के लिए एक छोटे सा शेड है, वो कहाँ उसको तोड़ेंगे। इसलिए मेरी आपके द्वारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकीद है कि प्लीज़ जो गरीब लोग हैं उनको छोड़ दीजिए और मगरमच्छों को बिल्कुल स्पेयर ना कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों। तो राजेश जी, अगर बात करें, हम आपने कहा कि मेरी मुलाकात जो है एलजी मनोज सिन्हा जी से हुई, और शायद 26 जनवरी का दिन रहा होगा जिस दिन उन्होंने पार्टी जो है वहाँ पर रखी थी। मैंने भी आपकी सोशल मीडिया पे पिक्स देखी एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ। क्या बातचीत हुई जम्मू के बारे में? आपने कहा हर बार जम्मू के साथ धोखा होता है। आपने कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो उजागर किए? एक मौका मिला था आपको एलजी साहब से मिलने का। नहीं, वो मौका मुद्दे डिस्कशन करने का नहीं था, वो एक नेशनल डे था। उस दिन उन्होंने एक जो हमारा पिछला एक चलता आ रहा है रिवाज कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में एट होम की पार्टी देते हैं और जितने भी गवर्नर हैं वो अपने राजभवन में देते हैं। उस वक्त वो सिर्फ 2 मिनट के लिए इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपको न्योता देते हैं, आइए चाय शाय पीजिए या ये खाइए वो खाइए। तो उस वक्त देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैंने उनसे समय मांगा है। जो
सही फॉर्मल बात करनी मैंने उनसे। वो अब जब जैसे ही मुझे वो वहाँ से न्योता आएगा तब मैं ये सारे मुद्दे उनके सामने रखूँगा, और जितने भी हमारे नौजवान युवतियाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके माध्यम से भी मैं जाऊंगा और हर एक चीज़ उनके संज्ञान में लाऊंगा, और थोड़ा बहुत मशवरा मैं उनको दूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर गौर फरमाइए, क्योंकि हमारे जम्मू के लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों को, कि जम्मू के लोगों, आपके अंदर एकता बिल्कुल नहीं है। ये भी एक सेटबैक है सबसे बड़ा। आप जब तक इकट्ठे नहीं होगे, अपनी ईगो नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको बहुत ही मजबूरियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहेगा। तो इसलिए आप एकजुट हो जाइए, कम से कम कश्मीरियों से सीखो। बेशक आपकी अपनी पार्टियां हैं, वो उसके असूलों पे ही चलो, लेकिन जहां जम्मू की बात आती है वहां तो इकट्ठे हो जाओ। लेकिन ये वहाँ भी इकट्ठे नहीं होते, वो सोचते पता नहीं राजेश गुप्ता लीडर बन जाएगा। भाई मुझे कोई लीडर नहीं बनना, मुझे सबसे पिछली रो पे रखना, लेकिन आप इकट्ठे तो बैठो, एक जगह पर बैठो तो सही। यही मैं आपसे। राजेश जी, एक इंटरव्यू हमने किया था, तब आप आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हुआ करते थे। तब मैंने आपसे एक सवाल किया था, हर्षदेव सिंह क्या आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? आपने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के फ़िल्टर में ही पास नहीं होंगे, और उस फिल्टर से ही आप खुद बाहर हो गए, और वो अभी भी चेयरमैन के पद पे हैं वहाँ पे। वो जो चेयरमैन है वो पद के ही चेयरमैन है, वहाँ बंदे तो कोई रहे नहीं, ना ऑफिस है ना कुछ है। और जो फ़िल्टर में से वो होके आए थे, वो फ़िल्टर फट गया था, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्र है मैं इधर कैद था और मैं उसी फ़िल्टर के दूर जो फट गया था वापस आ गया और आज़ाद हो गया इस गंदी पार्टी से, जिसको मैंने कहा था ये नेस्ते नबूत हो जाएगी। और मेरी बद दुआएँ, इसको मैं कभी किसी को बद दुआएँ नहीं देता, लेकिन उसको मैंने दिल से बद दुआएँ दी थी, क्योंकि उन्होंने इंसान की कदर नहीं की। जिसको नहीं, आम आदमी पार्टी को। हर्षदेव तो मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने मेरे बड्डी हैं, वो 40 साल पुराने मेरे दोस्त हैं। उनको तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे तो मुझे कोई रंजिश नहीं है। वो मेरा तो वो भी है ना, पार्टी में है, पार्टी तो वो चला रहे हैं, हमें उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। पार्टी तो लोगों से ही होती है ना। तो पार्टी मैं नाम को गाली, मतलब वो नाम को बदवा दे रहे मैं पार्टी को बदवाएं दे, पार्टी नाम को, आम आदमी पार्टी, हाँ, ना कि उसमें काम करने वाले ना लोगों ना को, किसी शख्स को नहीं। किसी से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केजरीवाल को दूंगा, केजरीवाल को, हाँ केजरीवाल को पर्सनली, यस, अरविंद केजरीवाल उसका नाम लेके उसको साफ कह रहा हूँ, क्योंकि वो है भी मेरे से छोटा है उम्र में भी, तो अभी राजनीति में भी बच्चा है मेरे आगे। तो उसको सिर्फ पैसा कमाना था, वो भी जात से हमारी तरह महाजन ही है, लेकिन हम वैसे महाजन नहीं हैं। तो वो बढ़िया है, तो उसने पैसे इकट्ठे किए, कभी चाइना से पैसा आ रहा है, कभी कनाडा से आ रहा है, इतना गंदा पैसा। अब देखना उसकी क्या हालत होने वाली है आगे। तो अभी इतने केस उसके ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर सारे ऑफिस बंद कर दिए, क्यों किए? जब मैंने अंदर के किसी व्यक्ति से पूछा, मैं नाम नहीं लूँगा, छन्नी में चल रहा है ऑफिस ना छन्नी वाला भी बंद हो गया, वो तो लोगों ने बंद करवा दिया, क्योंकि वो 26 जनवरी को उन्होंने वहाँ पर कोई प्रदर्शन किए थे, तो लोगों ने कहा भाई ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर ऑफिस नहीं चल सकता, हो हल्ला नहीं चलेगा। उन्होंने मालिक मकान ने आके उनको फ़ौरन खाली करने का नोटिस दे दिया, वो वहाँ पर वो भी बंद हो गया है। अब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धोबी का गधे वाला साहब है, ना घर के ना घाट के। चलो शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एनडीपीआई प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।